अस्सलामुअलैकुम माय डियर कोलीग्स। आपके बहुत ज़्यादा इसरार पर आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। वो ये कि सवाल आपने किया था कि हम FBR में अपने आप को जाकर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, यानी हम ख़ुद को फाइलर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हम ख़ुद को फाइलर कैसे कर सकते हैं और हमने एनुअली रिटर्न कैसे करना है। क्योंकि इसमें आने वाली प्रॉब्लम मुमकिन ये है कि आपको किसी बड़ी मुश्किल में ले जाए। सो इससे बचने के लिए ये पूरी वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। इसकी तमाम तर पॉइंट्स को आप गौर से देखें और इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो आपने लाजमी पूछना है, बजाय इसके कि उस एंट्री के दौरान आप कोई गलती कर दें। तो सबसे पहले करना ये कि आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है। बेहतर ये है कि आप मोबाइल से ये काम ना करें, मोबाइल से भी मुमकिन है, लेकिन बेहतर ये कि आप कंप्यूटर पे बैठ कर करें, अपने लैपटॉप से करें, ताकि आपके लिए जो इसमें रिटर्न है वो इजी हो। क्योंकि एंट्री मोबाइल से इतनी आसानी से नहीं होती, उसमें गलती हो सकती है, उसमें इंटरफेस क्योंकि इतना ब्रॉड नहीं होता जितना कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे होता है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाएं, आप FBR सर्च कर लें या आप आयरस लिख दें तो आपके सामने आ जाएगा। दोनों से आएगा। बेसिकली FBR का एक पेज है आयरस, जिस पे हम ये तमाम तर टेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। सो IRIS लिख देंगे आप, और साथ आप आगे FBR भी लिख दें ताकि आपकी रिसर्च में ऊपर गूगल के सबसे टॉप पे ये आ जाए। आपने इसको क्लिक कर देना है FBR IRIS को। अब इसमें अगर तो आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है, पहले से ख़ुद को रजिस्टर नहीं किया, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आप रजिस्टर फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सनस पे क्लिक करेंगे। आपने इसको क्लिक करना है और ये आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है। इसमें तमाम बेसिक आपका बायोडाटा है, इसको आपने सही से लिखना है। स्पेशली आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल है और आपका जो भी एड्रेस और CNIC नंबर है, क्योंकि इनकी गलती हो जाने पर आपका अकाउंट आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकेंगे, क्योंकि आपको आपकी ईमेल पर आपको पिन और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाएगा। एंड सेकेंडली, मोबाइल नंबर इसलिए सही होना चाहिए क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ पर आपसे ये मोबाइल वेरिफिकेशन भी मांगे। समटाइम्स वेरिफिकेशन भी मांगता है, आपको हो सकती है कॉल या मैसेज भी आए। तो नंबर आपका सही होना चाहिए। जिस तरह से इसने आपको यहाँ पर गाइड किया हुआ है, नंबर की एंट्री वैसी करनी है। इसी तरह CNIC नंबर आपने विदाउट डैश लिख देना है यहाँ, और तमाम तर एंट्रीज करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आफ्टर सबमिशन आपको एक ईमेल आएगी, जो आपने ईमेल इस पर लिखी है, उसमें आपको पासवर्ड, पिन सब प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। आप जब खुद को रजिस्टर कर लें, अगेन आपने FBR की वेबसाइट पे जाना है और अब आपने क्लिक करना है E-एनरोलमेंट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपने यहाँ पर एनरोलमेंट करनी है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। आपने जो खुद को रजिस्टर किया है, यहाँ पर आप तमाम तर दोबारा से एंट्री करके इसको सबमिट कर देंगे। इस सबमिशन के बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ से बेसिकली आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप एनरोल्ड हो जाएंगे, तो आपने थर्ड टाइम अगेन आयरस पे आना फॉर योर एनुअल रिटर्न्स। आपने इसी इंटरफेस पे देखना है, ये इस साइड पे जहाँ मैं कर्सर लेकर आया हूँ, आयरस के नीचे लिखा है लॉगिन। अब लॉगिन में जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है, ये मेरा CNIC नंबर है। बेसिकली तमाम तर जो अब नए टैक्स पेयर्स हैं जो 2018 के बाद खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, उन तमाम तर का NTN नंबर उनका CNIC नंबर ही है। और आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद वो पासवर्ड लिखना है जो आपको उनकी तरफ से सेंड किया गया है ईमेल पे। तो मैं यहाँ पर इसको लॉगिन कर रहा हूँ और मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। प्रोफाइल का पूछ रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रिटर्न मेथड समझाऊं कि फ़ाइल को रिटर्न कैसे किया जाता है, उससे पहले ये जान लें कि अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो आप जिस साल अपना अकाउंट बना रहे हैं, आप फाइल करना चाहते हैं, आपको उससे पिछले साल की पहले फ़ाइल रिटर्न करना होगी। यानी अगर ये 2020 जा रहा है तो आपको 2018-19 की फ़ाइल रिटर्न करना होगी, क्योंकि इसके बगैर आप फाइलर नहीं हो सकते। अब आप जब उस 18-19 की फ़ाइल रिटर्न करते हैं तो आपको ATL के लिए 1000 रुपीज़ का जो चालान है वो नेशनल बैंक में जमा करवाना होता है, और उसके लिए वो आपको बैंक वाले CPR नंबर भी दे देते हैं। अच्छा, ATL जो है ये इसका चालान हर साल नहीं होता। ये 2017-18 में एप्लीकेबल था, 18-19 में एप्लीकेबल था। मुमकिन है कि 20-21 के लिए एप्लीकेबल ना हो, तो आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। नेशनल बैंक में जाकर आपने इसकी इंक्वायरी कर लेनी है। अगर है तो आपको जमा करवाना होगा, और अगर नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
फाइलर हो सकते हैं। इसके बाद अब रिटर्न कैसे करना है, क्योंकि आप जब तक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे तो उसका मतलब ये कि आप फाइलर नहीं है। तो इसीलिए ये चलान का यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपको वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड नहीं करते, इसके लिए उन्होंने चलान फी रखी हुई है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं कि हमने रिटर्न कैसे करना है। उस रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर कॉलम्स दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में आपने जाना है, और वो दूसरा कॉलम है डिक्लेरेशन का। इसे डिक्लेरेशन को आपने क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन बहुत सारे ऑप्शंस को अगर आप पढ़ने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तमाम तर को छोड़ देना और आपने नॉर्मल पर क्लिक कर देना है। ये जो नॉर्मल रिटर्न है इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज सामने आ चुका है। हमने पीरियड पे क्लिक करके पीरियड सेलेक्ट करना है जिस साल के लिए हम फाइल करना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 18-19 के लिए। मैं एक आपको जनरल दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा 2018-19 के लिए। मैं ये पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास सामने ये ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात काबिल तवज्जो है कि फाइलर किसको बनना चाहिए। तो जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो सैलरी पर्सनस हैं उनकी जो एनुअल सैलरी है वो तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा हो, 4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा हो। और अगर हम मंथली बात करें तो मंथली जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है वो हमारे पास है 33,300 रुपये। अगर इतनी किसी की सैलरी है तो उसे फाइलर होना चाहिए। क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशली सैलरी पर्सनस के लिए बना रहा हूँ, खासकर टीचर्स के लिए, तो इसीलिए मैंने एम्प्लॉयमेंट में आकर सैलरी को क्लिक किया और इसमें आने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी सैलरी जनरली लिख रहा हूँ, जहाँ पर आपने अपनी एनुअल सैलरी लिखनी है, जो कि मेरे जहन में किसी की भी सैलरी आ रही हो और मैं लिख देता हूँ कि ये सैलरी तकरीबन 7,72,000 मैंने ये वैल्यू लिख दी है। आप इसको एक मरतबा ऊपर कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने से ये होता है कि ये एफबीआर की जो वेबसाइट है इसमें ये वैल्यू एक मरतबा सेव हो जाती है। अगर यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है या वेबसाइट आप बंद कर देते हैं तो यहीं से एक मरतबा आपकी दोबारा ये वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा कैलकुलेट कर दिया हमने, जो कि ये आपकी एनुअल सैलरी थी। अब आपने अपनी एनुअल सैलरी को पुट करने के बाद क्लिक करना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स को, और इसमें क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर वैल्यूज़ को पहले कंप्यूट कर लें। आप देख लें कि आप पर कितना टैक्स लग रहा है, क्योंकि आप जब वो टैक्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पे कितना टैक्स है और आप उस टैक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये मेरे सामने एक शीट ओपन हो चुकी है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये टैक्स हम पर 1000 रुपये लग रहा है। यानी हमें ये टैक्स गवर्नमेंट को अदा करना होगा, चाहे वो चेक की फॉर्म में हो, कैश हो, या वो कोई भी ट्रांसफ़र हो। अब ये टैक्स मुमकिन है कि आपने कहीं ना कहीं अदा किया हो, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में लोड करवाया तो टैक्स कटिंग हुई, जैसे आपने टेलीफोन बिल जमा करवाया, बिजली गैस के बिल जमा करवाए, या कोई भी ऐसे टैक्स जो आप पहले ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं और आप चाहते हैं कि ये अब टैक्स दोबारा अदा ना करना पड़े, तो आपने करना है कि आप एडजस्टेबल टैक्स में चले जाएंगे। आपने वहाँ इसको क्लिक करना है, एडजस्टेबल टैक्स। अब आपके सामने ये पेज खुल चुका है। इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ अपना ऑलरेडी टैक्स जो है वो जमा करवाया हुआ है। जिस तरह से ये आपने कैश अगर विड्रॉ करवाया तो जो बैंक को आपने ट्रांजैक्शंस के दौरान जो टैक्स दिया है वो टैक्स कहाँ का दिया, तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करें। अपना जो अकाउंट नंबर है आप उस पर अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसी तरह ये पूरा अकाउंट नंबर इस पर लिख देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे आपने उस बैंक का नाम लिख देना है कि जिस बैंक में आपका नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस बैंक का नाम लिख रहा हूँ। इसको लिखने के बाद आपने ओके कर देना और फिर ये ओके कर दिया मैंने। इसके बाद अब आपने के बाद यहाँ पर इसके सामने क्लिक करना है जहाँ पर 00 नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अब आपने वो टैक्स लिखना है जो आपने इनको जमा करवा दिया है। यानी आपने जब कभी कोई कैश निकलवाया, आपने जब भी कभी कोई चेक के ज़रिए कैश निकलवाया, या चाहे वो ATM के ज़रिए क्यों निकलवाया, जो भी आपने टैक्स दिया है, जो एनुअल टैक्स बनता है वो आप यहाँ पर लिख दें। सपोज करता हूँ मेरे पास यहाँ पर जो एनुअल टैक्स है ये तकरीबन इसकी वैल्यू है 786 रुपये। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 786 रुपये। इसको लिखने के बाद आपने इसको मूव करवाना नीचे। इसी तरह से और भी ऐसे टैक्सेस हैं जो आपने ऑलरेडी जमा करवाए हों, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन के टैक्स हैं। इसी तरह आपने सेलुलर टैक्स में चले जाना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना आपने मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर आपने सारा साल लोड करवाया और जितनी डिडक्शन हुई। अब ये डिडक्शन आपको कैसे पता चलेगी? आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, अदरवाइज़ आपको फ्रेंचाइज जाना पड़ता है। तो बहरहाल आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपनी जो यूफ़ोन या कोई भी कंपनी है उसका नाम लिख दें और लिखने के बाद इसको ओके कर देना है। इसी तरह आपने जितना यहाँ पर टैक्स इनको सालाना दिया उसको लिख दें। तकरीबन मैं लिख रहा हूँ 481 रुपये जो सालाना टैक्स बना।
ये एक जनरल वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि हमने अपने टैक्स को किस तरह से एडजस्ट करना है। अब हम इसको ऊपर जाकर कैलकुलेट कर देंगे कि हमने पूरे साल के अंदर कितना टैक्स जमा करवाया है। तो ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन के बाद हमें नज़र आ रहा है 1267 रुपये हमने पूरे साल का जो जो टैक्स है वो जमा करवाया है। यानी हमारे यहाँ ऊपर जो टैक्स आ रहा था वो 1000 रुपीज़ थे, जो आपको दिखाए कंप्यूटेशन में हमने जाके देखा था, जबकि हमने जो साल के अंदर अंदर टैक्स जमा करवाया वो हमारे पास 1267 रुपये। अब आपने क्या करना है, वापस कंप्यूटेशन की तरफ जाएंगे। कंपटीशन में जब हम एक मरतबा दोबारा वापस आए तो हमें नज़र ये आ रहा है कि जो हमारी जो एनुअल सैलरी थी वो नज़र आ रही है 7,72,000 रुपये, जिस पे हमारे पास जो पेबल टैक्स था वो टैक्स लगा हमारे पास 1000 रुपी, ये नज़र आ रहा है 1000 रुपी, जबकि जो हमने पूरे साल के अंदर जो टैक्स पे किया है वो हमारे पास है 1267 रुपये। इसका मतलब ये कि हम पर जो पेबल टैक्स है वो कम है, और जो हमने टैक्स पे किया है, जो हम कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ शॉपिंग के दौरान या जो भी हमने किया उसमें हमने जमा करवाया वो ज़्यादा है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने हमें अभी 267 रुपये हमें देने, यानी हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ चले गए हैं, यानी हमें एफबीआर वो रिफ़ंड कर सकता है, जो कि हमें रिफ़ंड में नज़र भी आएगा, यानी हमारी लाइबिलिटी में चले गए हैं 267 रुपये। इससे पहले कि हम सबमिशन की तरफ जाएं, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके बाद हमने इसको क्लोज़ करना है और नीचे चले जाना हमने वेल्थ स्टेटमेंट में, और वेल्थ स्टेटमेंट में हमने क्लिक करना है पर्सनल एक्सपेंसेस पर। तो ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने सालाना जितना हाउस रेंट दिया हम उसमें हाउस रेंट लिख देंगे, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तकरीबन 1,80,000 रुपये, और इतने एक्सपेंसेस तकरीबन आ ही जाते हैं जो कि मैं लिख रहा हूँ। आपने एनुअली उसको कैलकुलेट कर भी लेना है, चाहे आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करें या रब। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस आए वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए तकरीबन 70,000 रुपये। अच्छा, इसी तरह नीचे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मैं यहाँ पर लिखूँगा 54,758 रुपये, जो कि मैं एक रफ वैल्यूज़ लिखूँगा यहाँ पर। ये आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ लिखेंगे या आपने तमाम तर वैल्यूज़ अपनी कैलकुलेट कर लेनी है, जबकि मैं यहाँ पर अपनी अभी रफ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं नीचे आ जाऊँगा, जो मेरे पास बाकी तमाम तर एक्सपेंसेस हुए हैं, और भी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप कैलकुलेट आपने किए हुए हैं तो सही है। टेलीफोन के मैं एक्सपेंसेस लिख देता हूँ 15,471 रुपये, और भी अगर आपने कोई कैलकुलेट किए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप नीचे अदर में जाकर लिख सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। और अदर एक्सपेंसेस में साल में आपने टोटल कितने अखराजात किए हुए हैं वो एक्सपेंसेस मैं तकरीबन यहाँ पर लिख देता हूँ 2 लाख और तकरीबन 55,000 रुपये लिख देता हूँ, 2,55,000 रुपये। ये तमाम तरह एक्सपेंसेस लिखने के बाद ऊपर जाकर हम इसको कर देते हैं कैलकुलेट, और कैलकुलेट करते ही हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हमने साल का जो टोटल एक्सपेंस किए हैं वो है 5,75,049 रुपये, 5,75,049 रुपये। ये हमारे पूरे साल के जो एक्सपेंसेस थे वो इसने यहाँ पर कैलकुलेट करके हमें दे दिए हैं। अब एनुअल एक्सपेंसेस फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे पर्सनल एसेट्स की तरफ, जो कि इसी से नीचे है। अब हम भी क्लिक कर देते हैं पर्सनल एसेट्स में। इसमें अब आएंगे तो आपको आपकी डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, कमर्शियल प्लॉट्स या कोई आपको घर के इसमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर हैं तो आप उनकी एंट्री करेंगे विद देयर एड्रेस, आप उनके एड्रेस इसमें एंटर कर देंगे, उनकी लोकेशंस को आपने यहाँ पर बीच में ऐड करना है। इसी तरह से अगर कोई आपके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, कोई अगर आपके पास सोना है, जो भी आप समझते हैं कि यहाँ पर उसकी एंट्री करनी चाहिए, आपने उसकी एंट्री करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है वो 7006 जो कोड है उसमें एंट्री करनी है। ये असल में आपकी जो सैलरी है जो बैंक में आपको ट्रांसफ़र हो रही है 30 जुलाई तक जो आपको क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर आपने लिखना होता है। जो लास्ट ईयर का आपका 30 जुलाई तक जो क्लोजिंग बैलेंस था आपने उसको यहाँ पर लिखना है। और ये क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिटर्न के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए एसेट्स में भी एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ एसेट्स जितने आप पहले इनिशियली ऐड कर सकते हैं कर लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसेट्स की एंट्री करने पर आप जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप सेकंड रिटर्न पर या बाद में कोई प्लॉट या कोई गाड़ी ऐड करते हैं तो आपको अपनी इनकम से वो शो करना होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम एसेट्स में एंट्री करते हुए आप मेंशन कर सकते हैं कि वो कोई गिफ्ट था या कोई आपको वो फैमिली की तरफ से कोई जायदाद मिली हुई थी, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बाइस नहीं बन सकता। तो पहली मर्तबा आपने कोशिश करनी है कि तमाम तर एसेट्स को बड़ी तसल्ली से इसके अंदर आपने फिलअप करना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें अब इसमें कुछ वैल्यूज़ को रिपोर्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि जो मेरे पास कैश मौजूद है, जो सेविंग कैश पड़ा हुआ है, चाहे वो बैंक में हो या वो कहीं भी घर में पड़ा हुआ हो, मैं लिख देता हूँ तकरीबन 10 लाख रुपए वो कैश पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जो पर्सनल आइटम्स हैं आपने देख लेने हैं, जो भी कीमती आइटम्स हैं जिन्हें आप दोबारा सेल आउट करके कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, उनकी कीमत निकाल के, तो मैं लिख देता हूँ तकरीबन 52,000 रुपये मैं उनकी लिख रहा हूँ।
इसके बाद अगर आपके पास कोई बाइक है तो आपने इसको क्लिक करना है, बाइक का नंबर लिखना है, नीचे आपने उसका मॉडल लिख देना है और लिख देना है कि वो CD70 है, 125 है या वो कौन सा है। और इसी तरह से लिखने के बाद आपने उसको फिर ओके कर देना है। फिर मैं इसी तरह से इसकी जो नीचे नेट अमाउंट बनती है वो कितनी है वो लिख देता हूँ, तकरीबन लिख देता हूँ 50,000 रुपये का है, अमूमन इतना ही है। CD70 अगर लिखते हैं तो 50,000 रुपये की कीमत बनती है इसकी, वो लिख देते हैं 50,000। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो नेट एसिड्स की जो टोटल अमाउंट बनी है वो कितनी है। तो कैलकुलेट को मैं दबा देता हूँ। कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास नेट अमाउंट आई है वो तकरीबन बनी है 15,70,000 रुपये। ये आपको नज़र आ रहा है 15,70,000 रुपये हमारे जो नेट एसिड बन चुके हैं। इसके बाद अब आपने नीचे क्लिक करना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास जो है वो आप फाइलर नहीं बन सकते या आप फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन में आपके पास जो तमाम तर एसेट्स हैं, जो आपकी जो सेविंग्स थी और जो आपने अभी एसेट्स ऐड किए हैं, इसके मिलाने के बाद जो आपके जो टोटल नेट एसेट्स बन रहे हैं वो तकरीबन बन रहे हैं 21,45,049 रुपये। 21,45,049 रुपये। अब ये तमाम तर आपके एसेट्स निकल आए हैं जो कि आपके कुल एसेट्स हैं। अब आपने ऐसे करना है कि जो पॉइंट है 7031, वहाँ पर आपने अपनी जो नेट सैलरी थी सालाना उसको आपने लाकर कॉपी कर देना है। और इसको कॉपी करने के बाद आपने इसको ऊपर से नेट एसेट्स को कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम करना है आपने, जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, जो जितनी भी बन रही है आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद नेट एसेट प्रीवियस ईयर्स में इसको कॉपी कर दें जाकर, क्योंकि इसके कॉपी कर देने से आपके पास नीचे जो जो लॉस ऑन डिपोजल ऑफ एसेट्स आ रहा है उसका ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर ज़ीरो ना आया तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है, इसका ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो अभी कैलकुलेट करेंगे और आपको नज़र आएगा कि वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर तो ये ज़ीरो नहीं होता तो इसका मतलब कैलकुलेशन में आपने कहीं ख़राबी की है, गलती की है। और उम्मीद करता हूँ कि ये गलती आपसे नहीं होगी, आपकी वैल्यू सही आई होंगी। इसके बाद अब हमारा काम सबमिशन का रह गया है। अब आखिरी मरले में आपने ऊपर जाना है, ऊपर कॉलम में आपको सबसे आखिर में नज़र आ रहा है वेरिफिकेशंस, और वेरिफिकेशंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे नीचे वो मांगेगा कि आपने वेरीफाई पिन लिखना है। अभी जो पिन है ये आपको आपकी ईमेल में आपको पासवर्ड के साथ मिलेगा। आपने उस पिन को यहाँ पर लिखने के बाद ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेव के साथ सबमिट, आपने उसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि उसने यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया है कि वो सबमिट हो चुकी है। तो ये इतना सा प्रोसेस था सबमिट करने का, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत भी तलब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आप अपनी फ़ाइल को बआसानी अब सबमिट कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।